हेलो सभी को नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को हाथ जोड़कर नमन है। और आज की अपनी ये क्लास है बायोलॉजी की एमसीक्यू क्वेश्चंस की। एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब है जिनमें आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगी, यानी 4 ऑप्शंस मिलेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। और पुराने पेपर से यानी पुराने पेपरों से उठाए गए प्रश्न हैं ये। तो उनमें पहला प्रश्न है, जैसे ये सीरीज चला रखी है और इस सीरीज में हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। सबसे पहले ये जानें कि वृद्धि हार्मोन होता क्या है। वृद्धि हार्मोन वो हार्मोन होता है जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है कि हमारे शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ कैसी होगी, हमारा शरीर कैसे डेवलप होगा। इस बात की गारंटी कौन देता है? वृद्धि हार्मोन। समझ रहे हो? आप लंबे हैं, आपके शरीर में आपकी कद काठी कैसी होगी, तो इस बात को डिसाइड करता है वृद्धि हार्मोन। और ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है पीयूष ग्रंथि। सीधा प्रश्न याद कर लेना है कि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर बी ठीक है। लेकिन पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड बात हमको जान लेनी है कि पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे दिमाग में। और दिमाग की भी बात करें तो दिमाग के आधार में होती है, दिमाग के बेस में होती है। इतनी बात समझ आई? पीयूष ग्रंथि के बहुत सारे काम है, इसीलिए बहुत सारे कामों के कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हो। तो कई प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछ सकता है पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? वृद्धि हार्मोन का रिसाव करना। दूसरी बात, पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है? वो होती है मस्तिष्क के आधार में। तीसरी बात, पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो वो है मास्टर ग्रंथि। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भाइयों बोलते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये था अपना पहला प्रश्न। इसके बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी वो दी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। ताप का मतलब है टेम्परेचर। हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम कौन करता है? आपने देखा होगा कितनी भी धूप हो या कितनी भी ठंड हो, अगर शरीर में बीमारी ना हो तो की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो कितनी भी धूप हो और कितनी भी ठंड हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, स्थायी रहता है। वो स्थायी रहता है एक ग्रंथि के कारण। उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करना, हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपोथैलेमस है। अब जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में फैक्ट। सबसे पहला ही बात, हाइपोथैलेमस का काम है ताप यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करना। इसका दूसरा काम है भूख को नियंत्रित करना, भूख का पता लगाना या फिर प्यास को नियंत्रित करना, इन सब के बारे में बताना और शरीर का भी बैलेंस बनाए रखना। मैं इस क्लास में बैठ के आप सबको, इस क्लास में खड़ा होके आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो ये खड़ा होने में भी तो शरीर को बैलेंस बनाना पड़ रहा है। तो बैलेंस बनाने का भी काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। ठीक है जनाब। हमने पढ़ा था, ये तो हाइपोथैलेमस के बारे में हो गया। हमने पढ़ा था हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की मास्टर ग्रंथि है जी पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने पढ़ा है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है किसको? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। यहां तक हमने पढ़ा है। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना इसी कड़ी में, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। 2 प्रकार की ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। मैं स्पेशल टॉपिक भी बना दूंगा इस बात के बारे में, और वैसे भी वीडियो डाल रखी है दूसरे बोर्ड पे मैंने कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है जी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां। तो मानव शरीर में एक अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं।
मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, वो है जी अग्नाशय। ये चीज़ है, ठीक है, समझ आया होगा। दूसरी बात, अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रियाज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पेनक्रियाज से ही निकलने वाला इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट अग्नाशय, स्पेशल वीडियो बना के समझेंगे इसको। अब यकृत की बात करें, इसका उत्तर है जी सी अग्नाशय। अब यकृत की बात करें तो यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, और लीवर भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए। हमारे शरीर के सभी विषैले जो पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उन सबको हैंडल करने का काम कौन करता है, ये यकृत करता है, समझ रहे हो। और जो भी विटामिन फैट में जाके स्टोर होते हैं, जो भी विटामिन फैट में वसा में घुलनशील है, वो भी कहाँ जाके स्टोर होते हैं, इसी यकृत में स्टोर होते हैं। मानव शरीर का या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, देखो मिश्रित ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वो है अग्नाशय, और वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो है जी यकृत। वैसे नॉर्मली पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो है यकृत, मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी पूछे तो वो है अग्नाशय, ये चीज़ है। अब ये पूछे पलीहा क्या है, पलीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। तो आप सब जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं हमारे ब्लड में होती है आरबीसी, और आरबीसी का जीवन होता है 120 दिनों का। 120 दिनों के बाद वो कहाँ जाके मरती हैं, वो मरती हैं पलीहा यानी स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्तनपायी में यानी ममाल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये रहा, अभी अभी बताया है कि जो स्तनपायी होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि, यकृत यानी लीवर, ठीक है जी। तो लीवर जो हो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 15 से लेके 22 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है, और अगर इससे ज़्यादा साइज हो जाता है तो उसको लीवर का रोग माना जाता है। और लीवर से एक बात और याद रख लेना, दोबारा से रीजनरेशन की, अगर लीवर खराब हो जाए तो लीवर की रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा है, यानी लीवर सबसे जल्दी ठीक होता है। आपसे पूछ ले कि सबसे कम रीजनरेशन पावर किसकी है, सबसे कम कौन ठीक होता है, तो सबसे कम ठीक होता है दिमाग। दिमाग में अगर चोट लग जाए तो दिमाग के रिकवर होने के चांस सबसे कम होते हैं, और अगर आपके लीवर पर चोट है, लीवर में कोई दिक्कत है, तो लीवर के ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है जी। पलीहा को हमने समझ लिया था। एक होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, ये कर्णपूर्व ग्रंथि हमारे कान में यहाँ होती है, इसी में सूजन आने के कारण हमें कन्फेड हो जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। देखो साथियों, अभी तक हमने पढ़ा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगर ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। और अगर सबसे बड़ी, ध्यान रखेंगे, अगर सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वह अवटू है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको थायराइड। और ये थायराइड जो ग्लैंड है वो होती है हमारे गले में, और ये गले में होती है कहाँ, जैसे यहाँ, ठीक है ना जी। और इसमें एक हार्मोन निकलता है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जी, थायरोक्सिन हार्मोन। और इसी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण एक रोग है वो हो जाता है हमें, वो है गोइटर या बोलते हैं घेंगा, ठीक है, ये चीज़ है। और घेंगा रोग के निवारण के लिए हमें अपने भोजन में लेना चाहिए पोटेशियम आयोडाइड, या आप कह सकते हो हमें सेवन करना चाहिए किसका, आयोडीन का। और ये आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है, नमक से। तो नमक जो होता है उसमें मिला के हमें आयोडीन दिया जाता है, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक। थायराइड ग्लैंड की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। अभी अभी हमने चर्चा की है प्यारे साथियों कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये थायरोक्सिन हार्मोन
तब उत्पन्न करेगी जब इसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगा। और आयोडीन हमें मिलता है, जानते हैं, खाने से मिलता है। और खाने में भी किस चीज़ से? नमक से। लेकिन नमक में आयोडीन सीधा नहीं मिलाया जाता, वो मिलाया जाता है पोटेशियम के साथ। किसके साथ जी? पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम का सिंबल होता है साथियों के, और आयोडीन का सिंबल होता है आई। तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में हमें आयोडीन प्राप्त होता है नमक से। तो पोटेशियम के और आई आयोडीन, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपसे पूछ ले कि थायराइड ग्लैंड की सामान्यता बनाए रखने के लिए आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है नमक में, तो मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, और वो ऑप्शन नंबर ए यानी के आई। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन एक हार्मोन है जो निकलता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। पैनक्रियाज अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन डायबिटीज यानी मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है। और इस हार्मोन का आविष्कार किया था हमारे एक प्यारे साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ बेंटिंग। जो एफ बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। और प्यारे साथी, ये इंसुलिन करता क्या है? ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल होने का मतलब है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो हमें शुगर यानी डायबिटीज यानी मधुमेह रोग नहीं होगा। तो मधुमेह से कौन बचाता है? इंसुलिन बचाता है। या मधुमेह हो जाए तो किसके टीके लगते हैं? इंसुलिन हार्मोन के टीके लगते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? एफ बेंटिंग ने की थी। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। साथियों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का रिसाव होता है? अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में एक अंग होता है साथियों जिसका नाम है अग्नाशय। और इस अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रियाज। इसकी कोशिकाएं होती हैं अल्फा कोशिका, दूसरा होता है इसकी बीटा कोशिका, बीटा सेल, और तीसरी इसकी कोशिका होती है डेल्टा सेल। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन्हीं में से जो बीटा कोशिकाएं हैं उनमें से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीटा कोशिकाएं। समझ पा रहे हो? तो इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? अग्नाशय से। कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से। तो इसका सही उत्तर है बी। पेपर में अल्फा को ऐसे मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा, बीटा को ऐसे लिखते हैं, और जो डेल्टा है उसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है साथियों, ये चीज़ है। अगला पॉइंट इसमें एक और बन सकता है कि ये बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन वास्तव में करता क्या है? देखो, होता क्या है, अब जो भी हम खाना खाते हैं वो आखिरी में टूट जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। समझ रहे हो? यानी ग्लूकोज में वो टूट जाता है। और ग्लूकोज में टूटने के बाद हमारा शरीर, हमारा लीवर उस खाने को स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम है इसी इंसुलिन का। अब सोच के देखो, अगर इंसुलिन ना हो तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदलेगा ही नहीं। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा। और मुसीबत के समय में, मान के चलो आप 3 दिन भूखे रह गए, तो 3 दिन भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर का काम कैसे चलता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसी ग्लाइकोजन से मिलती है जो ग्लूकोज के रूप में आके स्टोर हो गया है। इसी ग्लूकोज से मिलती है जो ग्लाइकोजन के रूप में आके स्टोर हो गया है। अब मान के चलो अगर इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो शुगर के मरीज है, डायबिटीज के मरीज हैं, वो जल्दी थक जाते हैं, नंबर 1 तो। दूसरी बात, इंसुलिन अगर नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस बीमारी को बोलते हैं शुगर या डायबिटीज यानी मधुमेह। इसका और भी नुकसान है, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, मान के चलो ये हमारी नस है, ये हमारी शिराएं और धमनियां हैं, अगर इनमें रक्त बह रहा है, खून, जैसे ये खून है ये बह रहा है, अब इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज बराबर है चीनी, मान के चलो इसमें चीनी बढ़ जाए, तो ये चीनी अगर बढ़ेगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा होगा तो खून को फ्लो होने में भी, खून को फ्लो करने में भी, खून को बहाव करने में भी दिक्कत पैदा होंगी, और खून के बहाव में दिक्कत पैदा होगी तो आप जानते हैं क्या होगा?
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंसुलिन खालिस्तान में स्रावित होते हैं। तो इंसुलिन अभी अभी हमने देखा इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है और अग्नाशय में भी कौन सी कोशिका में, बीटा कोशिका में स्रावित होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। उसके बाद हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। हार्मोन के रूप में एक प्रोटीन है प्यारे साथियों जो है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका काम जो है वो है महिलाओं में होता है। ये किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, दूध से रिलेटेड है, जो दूध है, दूध ग्रंथि हैं उनमें पाया जाता है और हार्मोन के रूप में काम करने वाला प्रोटीन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव का नाम बताइए। तो रासायनिक द्रव का नाम बताना है, कहने का मतलब क्या है, ये एक जानवर है, ये एक जानवर है भैया और एक ये दूसरा जानवर है। तो होता क्या है, इस जानवर का पता लगता है किससे, गंध से। आपने देखा होगा एक जानवर दूसरे जानवर को या एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सूंघ के बता सकता है कि फलां जगह कुत्ता है, समझ रहे हो ना। यानी जानवर जो हैं वो अपनी जाति को पहचान लेते हैं एक गंध के द्वारा और उस गंध वाले पदार्थ का नाम है फेरोमोन। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो समझेंगे फेरोमोन क्या है। फेरोमोन अपने आप में एक वसीय अमल है साथियों। फेरोमोन अपने आप में एक वसीय अम्ल यानी एक फैटी एसिड है। इसका काम क्या होता है, ये एक गंध वाला पदार्थ यानी इससे एक खास गंध आती है और इसी गंध के द्वारा जो पशु हैं या जो जंतु हैं वो एक दूसरे का पता लगाते हैं। ये चीज है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो शरीर की उत्तेजना का मतलब हमें गुस्सा आ गया, समझ रहे हो, हम ज़्यादा खुश हो गए, हम ज़्यादा दुखी हो गए, तो वो एक हार्मोन के कारण होता है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन और वो एड्रिनल हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। और उस एड्रिनल ग्रंथि का ही नाम है अधिवर्ग ग्रंथि, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये अधिवर्ग ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है हमारे वृक्क के पास। वृक्क किसमें है, और वृक्क का मतलब होता है गुर्दे या इंग्लिश में कहो तो किडनी। तो हमारे किडनी के पास पाई जाती है ये ग्रंथि। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से, अधिवर्ग ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। और ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो उस टाइम पे निकलता है, मान के चलो आप अभी अभी मूवी देख रहे हो और आप मूवी देख रहे हो तो आपने देखा आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ बैठी हुई है और आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, ठीक है, या आपका एकदम से गुस्सा आ जाए और आप उसको मारने के लिए उतारू हो जाओ और आपका दिमाग कहे नहीं भैया यहाँ पे पिटाई हो जाएगी, यहाँ पे सारे मिलके पीट देंगे, तो एकदम से आप गुस्से को कंट्रोल भी कर लो, समझ रहे हो। तो सारे के सारे काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। और ये एड्रेनल हार्मोन को ही हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं इमरजेंसी में निकलने वाले हार्मोन है, इमरजेंसी में निकलता है, इसीलिए इस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जब ग्लैंड्स की वीडियो बनाऊंगा ना तो सारी बातें इसमें समझ आ जाएंगी। जब हम ग्रंथि की वीडियो बनाएंगे तो ग्रंथि की वीडियो में सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब देखो होता क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन में सारी जानकारी नहीं दे पाते, थोड़ी थोड़ी रिलेटेड बातें, ताकि प्रश्न भी हो जाएं और जानकारी भी समझ आ जाए। अब ऐसा तो नहीं है ना एड्रेनलिन के बारे में सारी चर्चा यहीं कर लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिवर्ग रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपने अभी अभी देखा है एड्रेनलिन अपने आप में एक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो एड्रेनलिन जो है, याद रखने वाली बात यह है कि एड्रेनलिन जो है वो अपने आप में एक हार्मोन है, ठीक है ना जी। ये निकलता किससे है, एड्रेनल जो ग्लैंड है ग्रंथि उससे, उसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ग। और अधिवर्ग से निकलने के कारण उसको अधिवर्ग रस भी कहते हैं।
कोई बात नहीं है, हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, हमें तो प्रश्न ठीक करने से मतलब है। अगला प्रश्न है, यह है नर लिंग हार्मोन है। नर का मतलब है मेल, आपको बताना है मेल हार्मोन कौन सा है, पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक पुरुष हार्मोन है, पुरुषों में पाया जाता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन वैसे तो पुरुषों में भी पाया जाता है, और एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, या टेस्टोस्टेरोन घटने के कारण एस्ट्रोजन बढ़ जाता है पुरुषों में, जिसके कारण उनमें कई दिक्कत आ जाती हैं। इंसुलिन पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो मेल हार्मोन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोपस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है। ये महिलाओं में एक अंग होता है कोपस ल्यूटियम। ठीक है, ये महिलाओं वाले हार्मोन का स्राव करता है। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पिछले प्रश्न में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो आपको बताना है ये क्या स्रावित करता है कमेंट करके। साथियों आगे प्रश्न ही नहीं है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे प्रश्न लेके आएंगे, रोचक रोचक तथ्य लेके आएंगे, ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स।